Welcome to Ignovala. This assignment is developed by Ignovala in association with Neeraj Publication, publishing the largest range chapter-wise reference books, including many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now let's start studying assignment for subject code BSOC 132 भारतीय समाज शास्त्र। प्रथम सत्रीय कार्य में आपको शब्दों का उत्तर 500 शब्दों में देना है। प्रथम प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की समझ से शास्त्रीय विचारकों के योगदान की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आते हैं इसमें अगस्त्य काम्टे। उनके अनुसार सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री अगस्त्य काम्टे ने औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया। विकास का सिद्धांत यह कहता है कि आरंभ से समाज की संरचना सरल होती है, किंतु जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया बढ़ती है संरचना जटिल होती जाती है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जिस प्रकार मानव का शारीरिक विकास अंदर से होता है उसी प्रकार सामाजिक विकास भी अंदर से होता है। एमिल डर्कहाइम के अनुसार सामाजिक अखंडता की बात की, जिसका उनका अभिप्राय समाज में मौजूद नैतिक विश्वासों और विचारों से है जो सामाजिक जीवन में समानता लाते हैं। मैक्स वेबर सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन पर चिंतन पूंजीवाद के अध्ययन के संदर्भ में किया जाता है। कार्ल मार्क्स तथा फ्रीडरिश एंगल्स ने समाज में परिवर्तन के वर्गों के हितों से द्वंद्व को दर्शाया है। विल्बर मूर ने पश्चिमी देशों से आई औद्योगिक क्रांति से पारस्परिक समाज को आधुनिक समाज में बदल दिया, जो कि सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है। डेविड मैकलेंड के अनुसार मैक्स वेबर की भांति मैकलेंड का मानना है कि समाज व संस्कृति के अंतर्निहित कारक जैसे जीवन मूल्य तथा व्यक्तित्व की महत्वाकांक्षाएं ही विकास के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, एमिल दुर्खीम और मैक्स वेबर के लेखन के आधार पर धर्म और समाज के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। प्राकर्यवादी उपगम। इसके माध्यम से यह ज्ञात होता है कि समाज के विभिन्न भाग इसके मूल्य व प्रतिमानों द्वारा संबंध से संबंधित है। धर्म सकारात्मक कार्य करने की बात करता है तथा धर्म समाज के लिए सामाजिक संरचना भी उपलब्ध कराता है। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास प्रथाओं का समन्वय है। डर्कहाइम धर्म के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने में विश्वास नहीं था। डर्कहाइम ने जब ऑस्ट्रेलिया आदिवासियों का अध्ययन किया, उनका मानना था कि आदिवासी टोटेमवाद सबसे अधिक सरल था। यदि उस समय कोई व्यक्ति टोटेमवादी विश्वासों से उद्गम को ढूंढने में सफल होता तो उसी समय मानवता के धार्मिक भावनाओं के उदय की ओर ले जाने के कारणों की खोज करना भी सरल हो जाता। मैक्स वेबर की यह मान्यता थी कि आर्थिक कारण मानव समाज में मौलिक कारण है, फिर भी वह इस बात को नकारते हैं कि अन्य कारकों की भूमिका भी समाज में महत्व रखती है। धार्मिक आचारों और धार्मिक विश्वासों को यदि संबंधित किया जाए तब आचरण के प्रभावपूर्ण स्वरूप का निर्माण होता है। इसके निर्माण में धार्मिक कारक के अतिरिक्त अन्य कारकों का योगदान होता है, फिर भी उनमें धर्म का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थान होता है। मध्यम श्रेणी के उत्तर लगभग 250 शब्दों में देनी। पहला प्रश्न, भारत के आदिवासी आंदोलनों के कारणों की विवेचना कीजिए। इनमें पहला कारण है गैर जनजातीय लोगों को खेती की जमीनों के अधिकार को दिए गए जनजातीय लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए। ब्रिटिश शासनकाल में ही भारत के ईसाई मिशनरीज आए जो यहाँ जनजातियों के बीच धर्म का प्रचार कर रहे थे। जंगल से संबंधित नए कानून लागू किए जाने पर जंगल सरकारों का हक हो गया। अब जनजातीय लोगों को जंगल से लकड़ी लेने के लिए और पशुओं को चराने के लिए अनुमति भी नहीं थी। जमींदारी प्रथा लागू होने से जनजातीय लोग अपनी जमीन से खेतिहर मजदूर बनकर रह गए। लकड़ी के प्रयोग पर टैक्स लगा दिए गए। पूरा जनजातीय समुदाय संकट में आ गया। उन पर जमीनों से बेदखल किया गया और बाहर के लोग आकर उन्हें यातनाएं देने लगे। अगला प्रश्न है, भारत में नृजातीय आंदोलन की टाइपोलॉजी का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या था, एक आयाम जिसमें बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक आते हैं।
तथा वर्ग बन जाते हैं, जिसमें आयाम के अंतर्गत प्रजातीय भावना पर केंद्रित आंदोलन शुरू हो जाता है, जो कि अल्पसंख्यकों के बीच होता है। बहुसंख्यक नृजातीय आंदोलन। बहुसंख्यक नृजातीय आंदोलन को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी समूह आधारित आंदोलन है, जिसमें समूहों के बीच हितों को बढ़ावा दिया जाता है। दूसरी श्रेणी का आंदोलन है जो बहुसंख्यकों के सबसे निचले स्तर पर प्रदान किया जाता है। तीसरे प्रकार का आंदोलन समाज में शांति व समरसता या उससे बदलाव लाने के लिए किया जाता है। और चौथे प्रकार का आंदोलन पूरे समाज को केंद्र में रखकर चलाया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय में होने वाले आंदोलन 2 प्रकार के रहे, समस्या मूलक तथा जाति हितों के संरक्षण से संबंधित। जाति समूह के अंतर्गत नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन, आंतरिक वर्गीय टकरावों से संबंधित आंदोलन आदि शामिल हैं। अल्पसंख्यक मुख्यधारा से अलग तथा समाज में भी घुल मिलकर नहीं रह पाते। अल्पसंख्यकों के आंदोलन के मुख्य कारण सामाजिक स्तरीकरण, शोषण, ऊंच नीच की सामाजिक अलगाव आदि रहा है। बहुसंख्यक व अल्पसंख्यकों के आंदोलन में दोनों प्रकार के जाति समूह आंदोलन के लिए एक साथ उतरते। इस प्रकार के आंदोलन में अखंडता को प्रदर्शित करते, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के नृजातीय समूहों के हित एक जैसे होते, किंतु इसमें कई बार जलतम श्रेष्ठता, अनुक्रम, संस्कृति, सत्ता, उद्देश्य आदि के आधार पर टकराव हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वंश समूहों के मुख्य प्रकारों पर प्रकाश डालिए। एकान्वयक वंश समूह कई अर्थों में कॉर्पोरेट की भांति कार्य करते हैं, जैसे सदस्यों में प्रायः अनुष्ठान व समारोह के लिए एक साथ आते हैं। इसमें से एक अंतर्निहित प्राधिकरण संरचना होती है, जिसमें अधिकांशतः सत्ता वरिष्ठ पुरुषों के हाथ में होती है। एक प्रकार से कॉर्पोरेट संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। एक व्यक्ति के आर्थिक अधिकार तथा जिम्मेदारियां उसके वंश समूह और उसकी स्थिति के आधार पर होती है। पितृसत्तात्मक वंश व्यवस्थाओं में माता के पिता, माँ की बहन तथा विशेष रूप से माँ के भाई का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। रिश्तों के महत्व को जानने के लिए विद्वानों ने संपूरक पुत्र सिद्धांत की पहचान की। इससे पता चलता है कि ज्यादा समाजों में एक बच्चा माता पिता दोनों का होता है, यद्यपि वंश औपचारिक रूप से प्रतिपादित होता है। अब इसमें आता है वंशानुक्रम नियम। वंशानुक्रम नियम के ज्यादातर समाज में वंश की गणना के साथ समन्वय करते हैं। भारतीय समाज में अतीत में जमीन जायदाद जैसी अचल संपत्ति पुत्रों की होती, जबकि पुत्रियों के विवाह के बाद नगद आभूषण के रूप में दिया जाता है। आवास के नियम। शादी के पश्चात निवास का अर्थ रिश्तेदारी की प्रणाली के महत्वपूर्ण थे। यदि विवाह के बाद दंपति अलग घर में रहते, जैसे कि पश्चिमी देशों में होता है, तो निवास की नवास्थिति कहा जाता है, जहाँ पत्नी अपने पति के साथ अपने अभिभावक के यहाँ रहती है। अब पितृसत्ता और मातृसत्ता। पितृसत्तात्मक समाज वह समाज होता है जिसमें वंश को पितृसत्तात्मक रूप में माना जाता है और प्रमुख संपत्ति का अधिकारी पिता से पुत्र को जाता है, जहां निवास पितृसत्तात्मक होता है और वरिष्ठ पुरुषों के हाथों में अधिकतर केंद्रित होता है। सत्रीय कार्य तृतीय में क्या करना है, लघु श्रेणी के प्रश्न जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है। प्रथम प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है, जो कि किसी धर्म के विशेष को अपना संबंध नहीं रखेगा। धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग गुलाम भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करने के लिए धर्मों को लोगों को एकजुट करने के लिए किया गया था। बाद में धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान से जोड़ा गया। नेहरू जी के लिए धर्मनिरपेक्षता का महत्व केवल समाज में निहित विभिन्न धर्मों के लिए नहीं था, बल्कि इसे प्रगतिशील व आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जरूरी मानते थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राज्य धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र व राष्ट्रीय स्तर पर विशेष बल दिया गया, किंतु राज्य को किसी अविकसित वर्ग के उत्थान हेतु कानून बनाने से रोका नहीं जा सकता। अविकसित वर्ग में अल्पसंख्यक व्यक्ति भी सम्मिलित है। हमारा संविधान प्रजातांत्रिक राष्ट्र राज्य के भीतर विभिन्नताओं को मान्यता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, दलित की अवधारणा। दलित वे जनसमूह हैं जिन्होंने अस्पृश्यता समेत सामाजिक भेदभाव झेला है। 80 के दशकोपरांत ही दलित अथवा अनुसूचित जातियों के हेतु प्रयुक्त हरिजनों की श्रेणी का स्थान इसने ले लिया है। 80 के दशकोपरांत दलित शब्द ही सामान्य व्यवहार में आ गया। हमारे संविधान में उनके हितों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान है। सार्वजनिक नौकरियां, छात्रवृत्तियां, ये सब इसके
संवैधानिक अधिकारों ने इन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्षम बनाया। दलित आंदोलन जाति आधारित भेदभाव तथा आर्थिक असमानता से मुद्दों को उठाता है। यह सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष करता है। कार्यान्वयन, नौकरी में पदोन्नति, मतदान करने के लोकतांत्रिक अधिकारों में से इनकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनादर आदि दलित जन पर मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन व आंदोलन विभिन्न तरीकों से करते हैं। इनमें शामिल है मुख्यतः अनौपचारिक तरीके, व्यक्तिगत आधार पर संगठित तरीकों के सत्याग्रह व मुकदमों के माध्यम से इन्हें किया जाता है। अगला प्रश्न है परिवार के कार्य। परिवार के कार्य 6 सेक्स की जरूरत और जैविक क्रियाओं के प्रति संतुष्टि, बच्चों का प्रजनन और पालन। परिवार का दूसरा महत्वपूर्ण जैविक कार्य है बच्चों का पालन पोषण। घर और न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं या आर्थिक कार्यों का प्रावधान, प्यार और सहानुभूति या मनोवैज्ञानिक कार्य देना। समाजीकरण, परिवार का मुख्य कर्तव्य है कि बच्चों को भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, शिष्टाचार आदि मान्यताओं की शिक्षा दें। युवा की सुरक्षा, परिवार का आवश्यक कार्य परिवार के सदस्यों अर्थात बच्चों से लेकर घर के वृद्ध सदस्यों सबको सुरक्षा प्रदान करें, उन्हें हर जोखिम से बचाएं तथा शारीरिक देखभाल करें। अगला प्रश्न है भारत में एकता और विविधता। विविधता का अर्थ है सामूहिक असमानता। इसमें लोग अलग अलग वर्ग में विभाजित होते, चाहे धर्म आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर कोई भी रूप हो सकता है अलग होने का। भारत विविधताओं का देश है, लेकिन फिर भी यहाँ एकता को स्वरूप देखने को मिलता है। जनगणना कमिश्नर हर्बर्ट रुजले के शब्दों में शारीरिक तथा सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविध विविधता के भीतर देखने पर आश्चर्यचकित कर देने वाले जीवन की एक रूपता भी मौजूद है, जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है जाति व्यवस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है समाज का खंडीय विभाजन। हिंदू में विभिन्न जातियां हैं जिनका निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। पदानुक्रम, हिंदू जाति व्यवस्था पदानुक्रम योजना के अनुसार उच्च, निम्न, श्रेष्ठता व हीनता में रैंकिंग के हिसाब से ब्राह्मण इस पदानुक्रम में सबसे उच्च स्थान पर। भोजन और सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध, समाज में विभिन्न जातियों के बीच खान पान के नियम भी निर्धारित है, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले ब्राह्मण निम्न जाति के हाथ का खाना नहीं खाते। विभिन्न वर्गों के नागरिकों और धार्मिक योग्यताएं, विशेषताएं और विशेषाधिकार। विवाह पर प्रतिबंध, लोग प्राय अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करते हैं। व्यवसाय की अप्रबंधित पसंद का अभाव, परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था के आधार पर सबके कार्य निर्धारित है। कोई भी अपनी जाति से अलग कार्य नहीं कर सकता, जैसे ब्राह्मण को पवित्र ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य, वैश्य को व्यापार, समाज के छोटे कार्यों को निम्न जाति के कार्य दिए जाते हैं। प्रत्येक जाति को अपनी पंचायत होती, जहां उसकी जाति की समस्याओं को समाधान किया जाता है। जाति पंचायत कुछ नियम भी निर्धारित करती, जिसका पालन समाज को करना होता था। इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com। अब आप नीरज पब्लिकेशन के इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक विद सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 + 15% डिस्काउंट की ऑफर। इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट करें www.neerajbooks.com today। For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below. If you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thanks for watching.